हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो अपना क्लास 12th का बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का लास्ट पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बायोगैस के बारे में पढ़ा था कि गोबर गैस जो होती है उसका उत्पादन कैसे होता है, उसका सेटअप कैसे होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। यानी जो पौधों में जो रोग हो जा रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए जो जैव वैज्ञानिक विधि की जा रही है वही जैव नियंत्रण है। आधुनिक समाज में ये समस्याएं रसायनों, कीटनाशियों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जाती है। यानी जो कीटनाशक होते हैं, पीड़कनाशक होते हैं, उसको जो हम लोग पेड़ों में छिड़कते हैं उसका उपयोग किया जा रहा है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले और तथा हानिकारक हैं। तो ये जो होते हैं ये जीव जंतुओं के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये पर्यावरण, मृदा, भूमिगत जल को प्रदूषित करके फलों, साग सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है, ये भी मृदा को प्रदूषित करते हैं। हम जानते हैं कि जो भी केमिकल यूज़ किए जाते हैं खरपतवार को हटाने में या फिर जो कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। प्लांट को भी ये मृदा को भी दूषित कर देते हैं, यानी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की ये विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक प्रभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। यानी कि नेचुरल तरीका है ये। ऑर्गेनिक फार्मर कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भूदृश्य पर जितनी अधिक किस्में होंगी वो इतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। अतः ऑर्गेनिक फार्मर कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिसमें कीट, इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मूलित ना हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि कीटों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं करते हैं। वे इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायमान पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन तथा जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब वो इसे नष्ट नहीं करते हैं, उन्हें नियंत्रण करते हैं। अधिक परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस के विपरीत बहुधा लाभप्रद तथा हानिप्रद बागवानी जीवों को रासायनिक प्रयोग द्वारा मार दिया जाता है। क्या होता है कि जो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इतने हानिकारक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कि सारे कीट जो होते हैं मर जाते हैं। जैव नियंत्रण एक प्रकार का समग्रात्मक दृष्टिकोण है जिसमें करोड़ों जीव के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। यानी कि जैव नियंत्रण लेकिन क्या है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका जाल विकसित होता है। यानी कि वो उनको हम कीटों को पूरी तरह नष्ट नहीं करते क्योंकि वो जैसे कि नेचुरल अगर हम उसको नष्ट कर रहे हैं तो जैसे नेचर ने बनाया और हम उसको नष्ट कर रहे हैं तो एक तरह से हम लोग नेचर में इंटरफेयर कर रहे हैं। उदाहरणार्थ जीवों का उन्मूलन जिन्हें बहुधा पीड़क कहा गया, इनका उन्मूलन केवल असंभव ही नहीं बल्कि अवांछनीय है। इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी कीट जीवित नहीं रह पाएंगे जो पीड़कों पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित है। यानी कि अगर हम इनको किल कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं परभक्षी जो कि वेस्ट का भक्षण कर लेते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है कि वो भी उनकी भी संख्या जो होती घट जाएगी। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशियों पर हमारी जो आश्रिता है वो काफ़ी हद तक घट जाएगी। जीव विज्ञानी फार्मिंग के उपगमन प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग विभिन्न जीवन के रूपों से परिचित होता है। उदाहरणार्थ खेतों को परभक्षी तथा पीड़कों द्वारा उनके जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल के रूप में पसंद किया जाता है। ये सब मिलकर जैव नियंत्रण के उचित साधनों को विकसित करने में सहायक होते हैं।
जाना पहचाना भृंग यानी बीटल जिसको कहते हैं, इन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं। तथा व्याध पतंग जिन्हें ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, क्रमशः एफिडो और मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभप्रद है। परंतु जहां तक सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारकों का प्रश्न है, वहां बैक्टीरिया बैसिलस थूरिजिएंसिस यानी बहुधा बीटी लिखा जाता है का प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। यानी किसी दूसरे जीव को हम यूज कर लें किसी दूसरे जीव के नियंत्रण के लिए। शुष्क बीजाणु यानी स्पॉट्स सुगंधित थैलिका के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण को दोषपूर्ण पादपों जैसे सरसों समूह, ब्रैसिका तथा फल वृक्षों जिनकी पत्तियां कीट लार्वा द्वारा खा ली गई हैं पर छिड़काव किया जाता है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलता है और लार्वा की मृत्यु हो जाती है। जीवाणुवीय रोग कैटरपिलर को मार देता है परंतु अन्य कीटों को हानि नहीं पहुंचाता। तो जैव नियंत्रण का मेनली कार्य है कि जिससे हमें नुकसान हो रहा है हम किसी दूसरे जीव का प्रयोग करके उसी जीव को नष्ट करेंगे, ना कि एक बार में कीटनाशक मार के सारे जीवों को नष्ट नहीं करेंगे। लगभग पिछले दशक में आनुवंशिक अभियांत्रिकी की विधियों के विकास से वैज्ञानिक वैसिलस थूरिनेजिएनेसिस टॉक्सिन जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है। बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, जिसे हमारे देश के कुछ राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, ट्राइकोडर्मा प्रजाति एक मुक्त जीवित कवक है जो मूल पारिस्थितिक तंत्र के सामान्य रूप में पाया जाता है। ये बहुत से पादप रोगजनकों के प्रभावशील जैव नियंत्रण कारक है। अब है बैक्यूलोवायरसिस एक रोगजनक है जो कीटों तथा संधि पादों यानी आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलोवायरसिस जो जीव वैज्ञानिक नियंत्रण कारकों के तरह से किए जाते हैं, वे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सिस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। उनकी जीन्स क्या होती है? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सिस। ये विषाणु यानी वायरसेस प्रजाति विशेष संक्रिय स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारकों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। ऐसा प्रदर्शित किया जा चुका है कि इनका पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों अथवा यहाँ तक कि लक्ष्यविहीन कीट पर भी किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये विशेषकर तभी वांछनीय है जब लाभप्रद कीटों का संरक्षण किया जाए। अब है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव यानी जैव उर्वरक यानी खादों के रूप में कैसे यूज करते हैं। आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक प्रमुख कारण है। यानी जो प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में वो एक चिंता का मुख्य कारण है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कृषि उत्पाद में मांगे बढ़े, बहुत सारी खाद यूज़ हो रही है। तो ये खाद वगैरह जो केमिकली यूज़ हो रही है वो हमें पता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फसल के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है, क्या हम कर सकते हैं? जैव उर्वरक। अब जैव उर्वरक होते क्या हैं? जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, और यही हम चाहते हैं। तो ये एक जीव है जो बढ़ाते हैं बिना किसको? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए। जैव उर्वरकों का प्रमुख स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। इन ग्रंथियों का निर्माण राइजोबियम के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पादप इनका प्रयोग पोषकों के रूप में करते हैं। तो अन्य जीवाणु और क्या क्या है? और कौन से जीवाणु जो ये काम करते हैं? एजोस्पाइरलिन और एजोबैक्टर मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं यानी फ्रीली रहते हैं। ये भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन अवयव बढ़ जाते हैं। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध यानी माइकोराइजा स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित कर लेते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत सारे सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करके उसे पादप में भेज देते हैं। क्या करते हैं कवक कि मृदा से फास्फोरस लेके उसे पौधों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे मूलवा तोड़ रोगजनक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, लवणता तथा सूखे के प्रति सहनशीलता तथा कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव है यानी खुद पे स्वपोषित है, अपने पे डिपेंड है, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें से बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, जिसमें है एग्जाम्पल एनेमिना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटेरिया। देखिए इसमें जो ये चैप्टर है इसमें मेनली आपको चीज़ें याद करने वाली है।
एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं बल्कि याद करने वाली हैं। इसमें से आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। हाल में ही हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका उपयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रसायन उर्वरकों की आश्रिता भी कम हो रही है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।